जी, आज हम डिस्कस करेंगे कि आप किस तरह से इस किस्म का डैशबोर्ड जो है वो बना सकते हैं। मेरे पास जो डाटा मौजूद है वो इस वक्त एचआर से रिलेटेड जो है वो मास्टर डाटा है, जिसमें उस रॉ डाटा की हेल्प से मैंने ये डैशबोर्ड जो है वो डिज़ाइन किया है और हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे कि आप भी ऐसा डैशबोर्ड जो है वो कैसे बना सकते हैं। मेरे पास ये एक फ़ोल्डर मौजूद है, इसके अंदर एक एचआर डाटा का फ़ोल्डर है, जिसके अंदर आप देखेंगे तो मेरे पास 4 सालों का डाटा है मंथ वाइज। अगर मैं यहाँ सबसे पहली फ़ाइल को अगर ओपन करूँ तो ये जनवरी 2015 की मेरे पास फ़ाइल है, और अगर मेरे पास ओपन होती है तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मेरे पास जनवरी 2015 का डाटा मौजूद है। ये जो है वो 1 जनवरी मैंने जो है यहाँ पे एक अज्यूम कर लिया है कि ये 1 जनवरी में सिर्फ एक ही तारीख आ रही है। उसके बाद एम्प्लॉई आईडीज़ यहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ पे जेंडर का ब्रेकअप है, एज जो है वो मेंशन है, उसके अलावा एथनिक ग्रुप जो है वो मेंशन है, पार्ट टाइम और फुल टाइम का ब्रेकअप यहाँ पे मौजूद है। उसके बाद टर्मिनेशन डेट यहाँ पे मौजूद है, टर्मिनेशन डेट और ये उसके बाद नेक्स्ट कॉलम है इज़ न्यू हायर, मतलब कि क्या ये हायर नया है या पुरानी हायरिंग है। अगर आप इसको ओपन करेंगे तो अभी इसमें अब 2 मेरे पास ऑप्शन आ रहे हैं, एक येस आ रहा है और एक नो आ रहा है, यानी कि कुछ जो मेरे एम्प्लॉयज़ हैं वो न्यू हायरिंग के हैं और कुछ जो है वो प्रीवियस के हैं। टर्मिनेशन डेट में अगर मैं जाऊंगा तो अभी यहाँ पे मेरे पास कोई डाटा नहीं है। उसके बाद मेरे पास हायरिंग की डेट आ रही है, मेरे पास रीजन मौजूद हैं, मेरे पास टर्मिनेशन की रीज़न मौजूद है जो कि फ़िलहाल यहाँ पे कोई नहीं है, लेकिन जैसे हम आगे जाएंगे मज़ीद फर्दर मंथ्स में जाके डाटा देखेंगे तो हमारे पास उसकी रीज़न भी दी होंगी। और उसके अलावा यहाँ पर जो मेरे पास डाटा अभी मौजूद नहीं है टर्मिनेशन डेट, तो पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पर भी डेट मौजूद हो। तो आपने सबसे पहले जो है वो अपना डाटा को एनालाइज करना है, और उसके बाद हम जब तक हमें पता होगा कि हमारे डाटा के लिमिटेशंस क्या क्या हैं, उसके बाद ही हम बेहतर तौर पे अपने डैशबोर्ड रिपोर्ट को जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि अगर मेरे पास जैसे ये एक फ़ोल्डर मौजूद है और इसके अंदर जनवरी 2015 से लेके और दिसंबर 2018 तक का जो है वो डाटा मौजूद है, तो अब मुझे इन सब को कंसोलिडेट करके एक पिवट टेबल पहले डिज़ाइन करना है। तो वो मैं कैसे करूँगा? उसका सबसे आसान तरीका तो ये है कि मैं सबसे पहले अपनी एक जो है वो नई वर्किंग फ़ाइल बना लेता हूँ यहाँ पे, जिसके ऊपर मैंने जो है वो काम करना है, और मैं इसको कह देता हूँ एचआर डैशबोर्ड फाइनल। ठीक है, मैं इस फाइल को ओपन करता हूँ और इस फाइल के अंदर जो है वो अब मैं इन तमाम फाइल्स को कंसोलिडेट करूँगा। वो किस तरह से करूँगा? सबसे पहले आपने यहाँ पे आपके पास डाटा का ऑप्शन मौजूद है, यहाँ पे न्यू क्वेरी में जाइए, यहाँ से फ्रॉम फाइल में जाके आप फ्रॉम फोल्डर में जाएं, और यहाँ फोल्डर में आपने जिस फोल्डर के अंदर मंथली डाटा आपके पास फाइल्स में मौजूद है, आपने उस फोल्डर का पाथ देना है ताकि उस फोल्डर में मौजूद तमाम फाइल्स को एक ही जगह पे एक्सेल जो है वो इकट्ठा कर दे। मैं यहाँ से ब्राउज़ करता हूँ और उसके बाद मेरे पास जो इस वक्त वो फोल्डर मौजूद है वो डी ड्राइव में मौजूद है, तो मैं अपनी डी ड्राइव को ओपन करूँगा, एक्सेल को ओपन करूँगा और यहाँ पे मेरे पास एक्सेल डाटा, इसको मैं अपने फोल्डर को जो है वो ओपन कर लिया है। और जैसे ही यहाँ पे मैं ओके करूँगा तो आप देखेंगे मेरी वो तमाम 4 सालों की जो फाइल्स हैं वो एक जगह पे जो है वो इकट्ठी हो जाएंगी, और फिर मैं उनको पावर क्वेरी में ओपन करके उनकी थोड़ी बहुत अगर मुझे ज़रूरत है कि मैंने एडिटिंग करनी है या फॉर्मेटिंग करनी है वहाँ से करके, तो फिर मैं उनको पिवट टेबल जो है वो यूज़ करूँगा। यहाँ से आपने जो है वो सबसे लास्ट में आपके पास कंबाइन का ऑप्शन है, आपने कंबाइन पे क्लिक नहीं करना, बल्कि कंबाइन के साथ आपको एक ड्रॉप डाउन ऑप्शन जो है वो मिलेगा। यहाँ से आप क्लिक करोगे तो आपके पास सबसे पहला ऑप्शन आएगा कंबाइन एंड ट्रांसफॉर्म डाटा। आपने यहाँ से कंबाइन एंड ट्रांसफॉर्म डाटा जैसे ही करेंगे तो आपका डाटा पावर क्वेरी में ओपन हो जाएगा। ये मेरे पास पावर क्वेरी में जो है वो डाटा मौजूद है। मैं जैसे ही इसे ओपन करूँगा तो आप देखेंगे कि मेरी तमाम जो फाइल्स हैं वो कंसोलिडेट होके पावर क्वेरी में ओपन हो जाएंगी। ठीक है जी, मेरे पास ये पावर क्वेरी जो है वो इस वक्त ओपन हो चुकी है। अब मैं ये देखता हूँ कि क्या इसकी फॉर्मेटिंग में मुझे कुछ चेंज करने की ज़रूरत है। आप देखेंगे कि सबसे पहले जो है वो सोर्स नेम मौजूद है, ये बेसिकली उन फाइल्स का नाम है जो कि मेरे पास जो है वो वहाँ पे मौजूद ही, मुझे ये वाला फोल्डर नहीं चाहिए, तो मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा और इसको रिमूव कर दूँगा। उसके बाद मैं फर्दर आगे जाऊँगा तो आप देखेंगे यहाँ पे एक चीज़ नोट करेंगे कि अगर ये टेक्स्ट किसी भी अगर कॉलम में टेक्स्ट मौजूद है तो यहाँ पे आपको लेफ़्ट साइड पे ABC जो है वो टेक्स्ट नज़र आएगा। इसका मतलब है इसका फॉर्मेट इस वक्त टेक्स्ट है, तो वी हैव टू मेक श्योर कि जो टेक्स्ट वाला कॉलम है उसका फॉर्मेट टेक्स्ट हो, जो नंबर्स हैं उसका नंबर्स हो, और अगर डेट्स हैं जैसे कि मेरे इस
डाटा में मौजूद हैं तो वहाँ पे कैलेंडर मौजूद हो। जैसे आपने देखा यहाँ पे डेट्स आ रही हैं तो ऊपर कैलेंडर मौजूद है। यहाँ एम्प्लॉय आईडीज़ आ रहे हैं नंबर्स में तो ऊपर 1 2 3 है। उसके बाद मैं जैसे ही थोड़ा सा और आगे जाता हूँ तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये टर्मिनेशन डेट है। अब टर्मिनेशन डेट में आप देख रहे हैं तो यहाँ पे टेक्स्ट भी आ रहा है और जो है वो काउंटिंग भी आ रही है, लेकिन यहाँ पे जो है डेट्स कैलेंडर नहीं आ रहा। सिंगल क्लिक करूंगा और यहाँ पे इसको डेट का फॉर्मेट दे दूंगा। इसी तरह से मैं नेक्स्ट आगे बढ़ूंगा और देखूंगा कि अगर मेरी कहीं और फॉर्मेटिंग में कुछ इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है तो मैं वो भी ज़रूर करूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि टर्मिनेशन रीज़न जो है वो डेफिनेटली मेरी टेक्स्ट में होगी, तो यहाँ पे मुझे सिंगल क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं टेक्स्ट का ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद मेरी तमाम जो डाटा फॉर्मेटिंग है वो मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक है, तो मैं इसको क्लोज़ एंड लोड करता हूँ और क्लोज़ एंड लोड टू का ऑप्शन सिलेक्ट करूँगा ताकि मैं उसको बता सकूँ कि मैंने कहाँ पर ये डाटा जो है वो लोड करना है। नेक्स्ट जो है वो मैं इसको ऐड डाटा टू द डाटा मॉडल वाला ऑप्शन सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से मैं कनेक्शन क्रिएट कर दूंगा अपने जो ओरिजिनल मेरी डाटा फाइल्स हैं उनके साथ। और यहाँ पे मेरी सिलेक्शन चूँकि A1 में मौजूद है तो जैसे ही मैं इसको लोड करूँगा तो आप देखेंगे मेरे पास तमाम डाटा जो है वो लोड होके आ चुका है इस वक्त। अब आपने देखा आपके राइट साइड पे एक छोटी सी जो है वो विंडो ओपन हो चुकी है और इसमें मेरे पास आ रहा है कि इस वक्त कितनी जो है वो रोज़ अपलोड हो चुकी हैं। मैं इसको क्रॉस करता हूँ और अब सिंपल मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे अपनी अगर मैं इस फाइल को अगर क्लोज़ करूं और आपको एक चीज़ दिखाऊं, अगर मैं इसको सेव कर लूं तो आप देखेंगे कि मेरे पास जो फाइल का साइज़ है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो स्मॉल हो चुका है। आपने देखा कि ये जो फोल्डर है मेरा, अगर मैं इसका साइज़ चेक करना चाहूँ प्रॉपर्टीज़ में जाके तो इसका साइज़ इस वक्त तकरीबन 1 MB का जो है वो इसका साइज़ है। जबकि आप देख रहे हैं कि मेरी ये जो वर्किंग फ़ाइल थी ये HR डैशबोर्ड फाइनल, इसका साइज़ सिर्फ 572 KB है। तो इससे आपको पता चलता है कि कितना जो है वो पावर क्वेरी की हेल्प से आप जो है वो अपनी फाइल्स का साइज़ जो है वो भी आप कम कर सकते हैं। उसके बाद मैं क्या करूँगा कि मैं सिंपल इसमें अपना पिवट टेबल इंसर्ट करूँगा तो मेरे पास वो तमाम डाटा जो कि मौजूद था यहाँ पे आ जाएगा। जैसे मैंने इंसर्ट पिवट टेबल किया तो आपने देखा आपके पास पिवट टेबल का थोड़ा सा डिफरेंट जो है वो विंडो ओपन हो चुकी है, जिसके अंदर मेरे पास यूज़ वर्कबुक डाटा मॉडल का ऑप्शन है जो कि आ चुका है, जो कि नॉर्मल पिवट टेबल के अंदर नहीं आता। मैं इसको जैसे ही ओके करूँगा तो मेरे पास पिवट टेबल ओपन हो चुका है और यहाँ पे मेरे पास डाटा आ रहा है। अगर मैं ये डेट को जो है वो रोज़ में लेके जाऊँ तो और यहाँ पे अपनी डेट्स को मैं ग्रुप कर लूँ, इसको मैं ग्रुप कर लेता हूँ ईयर में और क्वार्टर में, और उसके बाद मैं इसको जो है वो कोलैप्स कर देता हूँ डाटा को, ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि मेरे पास इस वक्त तमाम डाटा जो है वो मौजूद हो चुका है। तो मैं यहाँ पे एक्सपैंड कोलैप्स में जाके कोलैप्स इंटायर फील्ड करूँगा तो ये देखें, आपको मैंने पहले दिखाया था कि मेरे पास जो डाटा मौजूद था वो जनवरी 2015 से लेके दिसंबर 2018 तक का था, और अभी मेरे पास वो तमाम जो फाइल्स जो हैं वो सिर्फ एक ही फाइल के अंदर पिवट टेबल के अंदर मौजूद हैं। और चूँकि मेरी फॉर्मेटिंग सबकी सेम है तो मैं कोई भी डाटा कहीं से उठा के इसमें प्ले कर सकता हूँ। अगर मैं एक्सपैंड कर देता हूँ इंटायर फील्ड को, और उसके बाद मैं अब अपने जो नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ हैं उनको काउंट करना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, अपने एम्प्लॉयज़ आईडी को उठा के वैल्यूज़ में लेके जाऊंगा तो वो बाय डिफ़ॉल्ट सम कर देगा। मैं यहां पे सिंगल क्लिक करूंगा, वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाऊंगा और यहां पे काउंट कर दूंगा। अब आपने देखा तो मेरे पास यहां पे सब टोटल नहीं आ रहा, तो मैं डिज़ाइन में जाऊँगा और यहाँ पर सब टोटल को ऑन कर दूँगा। अब आपने देखा तो मेरे पास यहाँ पे 2015 में क्वार्टर फर्स्ट में जनवरी में 228 एम्प्लॉयज़ हैं, फरवरी में 229 हैं, मार्च में 229 हैं और क्वार्टर फर्स्ट में 686 एम्प्लॉयज़ हो गए हैं। जबकि एक्चुअल में जो मेरी रिक्वायरमेंट है वो ये नहीं है। मेरी रिक्वायरमेंट क्या है कि क्वार्टर फर्स्ट में जो टोटल नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ मेरे पास कितने थे, 229 थे, क्योंकि रीसेंट जो है वो मेरे पास जो डाटा होगा, डेट होगी, उस पे जो एम्प्लॉयज़ मेरे पास होंगे उसको मैं कंसीडर करूँगा कि ये मेरे फाइनल एम्प्लॉयज़ हैं। तो मुझे जो है इस चीज़ को किस तरह से मैं जो अपनी रिक्वायरमेंट है डाटा की वो लूँगा, तो उसके लिए मुझे पावर पिवट यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पावर पिवट पे आता हूँ और यहाँ पे आपके पास मेयर का ऑप्शन आ रहा है। मैं न्यू मेयर करता हूँ और यहाँ पे मैं अपनी फील्ड का नाम रख देता हूँ जो कि है एम्प्लॉई काउंट, क्योंकि मुझे अभी एम्प्लॉय काउंट करने हैं कि कितने हैं। तो एम्प्लॉय काउंट के लिए जो है वो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फार्मूला यूज़ करूँगा कि सिंपल मैंने कैलकुलेट करना है, और कैलकुलेट के बाद जैसे ही मैंने फार्मूला ओपन किया तो मेरे पास दो ऑप्शन आ चुके हैं। एक एक्सप्रेशन है जो सिंटैक्स मेरे पास ओपन हुआ है, उसमें एक एक्सप्रेशन आ रहा है और एक फ़िल्टर आ रहा है। एक्सप्रेशन का मतलब होता है कि आपने
क्या जो है वो आप कौन सा फंक्शन परफॉर्म करना चाह रहे हो। तो मैं यहाँ पे काउंट करना चाह रहा हूँ तो मैं काउंट सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद मैं यहाँ पे काउंट मुझे क्या करना है, मुझे एम्प्लॉयज़ आईडीज़ को काउंट करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एम्प्लॉय आईडीज़ को सिलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पे मैं अपनी ब्रैकेट को क्लोज कर दूँगा। दोबारा जैसे ही मैं कोमा जो है वो यहाँ पे प्रेस करूंगा तो आपने देखा कि मेरे पास फिल्टर का सिंटैक्स जो है वो ओपन हो चुका है। फिल्टर का मतलब कि अब एक्सेल मुझसे पूछ रहा है, पावर पिवट मुझसे ये पूछ रहा है कि आपको एम्प्लॉयज़ आईडी तो काउंट करने हैं लेकिन आपको फिल्टर क्या करना है, उसमें क्या कंडीशन लगानी है। मुझे ये कंडीशन लगानी है कि जहाँ पे भी मुझे एम्प्लॉय आईडीज़ का टोटल आ रहा हो या वो काउंट कर रहा हो तो वो जो रिसेंट उसके पास डेट होगी, मैक्सिमम डेट होगी, उसका डाटा उसको ले लेना चाहिए। लाइक अगर क्वार्टर 2015 के क्वार्टर 1 में वो मौजूद है और अगर मैं उसका टोटल पे आ रहा हूँ तो इसमें रिसेंट और मैक्सिमम डेट कौन सी होगी, सबसे जो बड़ी डेट होगी वो होगी मार्च की। जनवरी फरवरी मार्च में मैक्सिमम डेट मार्च की होगी, तो मार्च में जो डाटा हो वो मुझे जो है ना बता दे एक्सेल। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, फिल्टर में मैं यूज़ करूँगा कि मुझे फ़िल्टर किसको करना है, मुझे फ़िल्टर करना है, मैं यहाँ पे करता हूँ फ़िल्टर का ऑप्शन ओपन करता हूँ और मुझे ऑल फ़िल्टर करना है। मुझे तमाम जो है वो जितनी भी डेट्स आ रही हैं, जितनी भी एम्प्लॉयज़ आईडी हैं उनको फ़िल्टर करना है। और उसके बाद मुझे एम्प्लॉई जो एचआर डाटा है, बेसिकली जो मुझे पूरा एचआर डाटा के अंदर जो डेट है वो मुझे फ़िल्टर करनी है। उसके बाद मैंने क्या करना है कि मैं इसको बताऊँगा कि यहाँ पे मैं अपनी ब्रैकेट क्लोज करूँगा। उसके बाद मैं अगली कंडीशन इसको बताऊँगा कि आपने ये फ़िल्टर तो करना है लेकिन इसमें कंडीशन क्या यूज़ करनी है, वो आपने कंडीशन ये यूज़ करनी है कि डेट, मैं कहता हूँ कि डेट जो है वो इज़ इक्वल टू हो मैक्सिमम डेट। ठीक है, तो मैंने कह दिया कि जो डेट आप यूज़ करोगे वो उन डेट में से जो मैक्सिमम डेट होगी आपने वो यूज़ करनी है। मैं यहाँ पे अपनी ब्रैकेट्स जो है वो क्लोज़ करता हूँ, यहाँ पे फार्मूला चेक करता हूँ तो कोई एरर नहीं है और यहाँ पे मैं जैसे ही ओके करूँगा तो अब आपने देखा कि मेरे पास एक नई फील्ड ऐड हो जाएगी। जैसे ही नई फील्ड ऐड होगी तो आपने देखा कि अब क्वार्टर 1 के जो टोटल एम्प्लॉयज़ हैं वो 229 हैं, क्योंकि जो कि मार्च में थे। इसी तरह से मैं नीचे आऊँ तो जून में 251 ही आ रहे हैं। उसके बाद मैं नीचे आऊँ अगर 2015 में तो 304 आ रहे हैं जो कि क्वार्टर 4 के एंड पे थे। इसी तरह अगर मैं सबसे लास्ट में आ जाऊँ तो आपने देखा यहाँ पे 657 एम्प्लॉयज़ हैं जो कि 2018 में थे, जो कि पहले 22,000 आ रहे थे। तो ये बेसिकली वो चीज़ है जो कि मुझे चाहिए थी और मुझे पावर पिवट के थ्रू यहाँ पे मिल चुकी है। मैं अब क्या करूंगा कि यहाँ पे अपनी जो मैंने पहले एम्प्लॉयज़ आईडी को काउंट किया था इसको मैं रिमूव कर दूंगा और यहाँ पे मेरे पास एम्प्लॉय आईडीज़ जो हैं वो आइडेंटिकली आ चुके हैं। नेक्स्ट जो है वो मैं ये देखूंगा कि अब मैंने अपने पास एक्टिव एम्प्लॉयज़ जो है ना वो मालूम करने हैं कि मेरे पास एक्टिव एम्प्लॉयज़ जो है ना वो कितने हैं। एक्टिव एम्प्लॉयज़ मालूम करने के लिए अगर मैं यहाँ पे अपना जो डाटा है, मैं पहले वो ये मेरे पास डाटा मौजूद है। अब आप ज़रा इसमें देखिएगा कि एक्टिव एम्प्लॉय का मेरे पास यहाँ पे कॉलम जो है वो कौन सा मौजूद है। देखें, ये टर्मिनेशन डेट वाला यहाँ पे एक कॉलम मौजूद है जिसके अंदर अगर किसी एम्प्लॉय को मैंने टर्मिनेट किया होगा तो मैं यहाँ पे उसकी डेट मेंशन कर दूंगा। अगर यहाँ पे इस चीज़ को ज़रा थोड़ा गौर से सुनिएगा कि अगर मेरी टर्मिनेशन डेट ब्लैंक होगी इसका मतलब है कि वो मेरा एम्प्लॉय एक्टिव है। तो मैं यहाँ पे अगेन जो है वो मयर्स में जाऊँगा, न्यू मयर में आऊँगा और यहाँ पे मैं इसका जो नाम है मयर का वो मैं दे दूँगा एक्टिव एम्प्लॉय। ठीक है, अब जो है एम्प्लॉय, उसके बाद मैं यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करूँगा इज इक्वल टू कैलकुलेट और मुझे कैलकुलेट जो है वो यहाँ पे करना है कि मेरे पास जो एम्प्लॉय काउंट मौजूद हैं इन एम्प्लॉय काउंट में मुझे फ़िल्टर कर दो। किसको फ़िल्टर करो? सबसे पहले तो ये जो एचआर डाटा है इसको पूरे डाटा को फ़िल्टर करो कि इसके अंदर अगर कोई इस ब्लैंक मौजूद है, किसके अंदर? टर्मिनेशन डेट के अंदर, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था। मैंने कहा कि टर्मिनेशन डेट के अंदर अगर कोई इस ब्लैंक मौजूद है तो उसको एक्टिव कंसीडर कर दो और वो मुझे काउंट करके बताओ कि कितने हैं। तो मैंने यहाँ पे अपनी ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ, अपना फार्मूला जो है वो चेक करता हूँ, कोई एरर यहाँ पे नहीं है। जैसे ही मैं ओके करूँगा तो आपने देखा कि यहाँ पे मेरे पास एक्टिव एम्प्लॉयज़ जो है ना वो आ चुके हैं। अब मैं यहाँ पे देखूँगा तो आप देखेंगे कि जनवरी में 228 ही मेरे पास एक्टिव आ रहे हैं और अगर मैं नीचे जाऊँ तो
ये देखें, ये अगर आप देखेंगे तो क्वार्टर 4 में दिसंबर के अंदर मेरे पास 304 टोटल एम्प्लॉयज़ थे, लेकिन एक्टिव जो है ना वो 300 आ रहे हैं। इसका मतलब है कि दिसंबर के अंदर मेरे पास 4 एम्प्लॉयज़ जो है ना वो टर्मिनेटेड हैं। अच्छा, इसको मैं अब वेरीफाई कर लेता हूँ ना अपने डाटा से। तो मैं वेरीफाई कैसे करूँगा? मैं 2015 दिसंबर की शीट ओपन करता हूँ और वहाँ पर जाके देखता हूँ कि क्या टर्मिनेटेड में 4 टर्मिनेशन आ रही हैं या नहीं आ रही। तो मैं क्या करता हूं कि यहाँ से अपने डाटा में जाता हूं, एचआर डाटा में जाता हूं, और दिसंबर 2015 मेरे पास ये वाली फ़ाइल मौजूद है। मैंने इसको ओपन कर ली और अब मैं देखता हूं कि टर्मिनेशन मेरे पास, इसको मैं फ़िल्टर कर लेता हूं आल्ट होम SF से। ब्लैंक मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूं। तो ये देखें, मेरे पास 4 डेट्स मौजूद हैं और इसका मतलब है कि ये 4 एम्प्लॉई आईडीज़ हैं डिफरेंट, ये जो है ना टर्मिनेटेड है। तो आपने देखा कि ये मेरे पास जो भी इस ब्लैंक में आ रहा होगा वो एक्टिव कंसीडर होगा, और जहाँ पे भी डेट आ रही होगी तो वो उसको टर्मिनेटेड जो है ना वो कंसीडर कर लेगा। ठीक है जी, तो अब हम डिस्कस करते हैं कि कैसे हमने न्यू हायरिंग जो है ना उसको कैलकुलेट करना है। तो मैं सबसे पहले मयर्स में जाऊँगा, यहाँ न्यू मयर में आऊँगा और इसका जो नाम है मयर का वो मैं लिख देता हूँ न्यू हायरिंग। उसके बाद मैं यहाँ पे फार्मूला यूज़ करता हूँ इज इक्वल टू कैलकुलेट, और यहाँ पे मैंने काउंट करना है अपने एम्प्लॉई आईडीज़ को। उसके बाद मैं ब्रैकेट क्लोज करता हूँ। उसके बाद मैंने फ़िल्टर करना है किसको? पूरे जो मेरे पास HR का डाटा है उसको, और मैं ये चाहता हूँ कि मेरे इस HR के डाटा में मेरे पास न्यू हायर की ये जो डेट है, ये वाला जो कॉलम मेरा मौजूद है, अगर ये इज़ इक्वल टू हो येस के, यानी कि इसके अंदर अगर येस मौजूद हो तो इसको कंसीडर कर ले एज अ न्यू हायरिंग। मैं इसको चेक करता हूँ तो कोई एरर नहीं, और अगर मैं जैसे इसे ओपन करूँगा, ओके करूँगा, तो आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पास ये न्यू हायरिंग का स्टेटस मौजूद है। हमने देखा था कि यहाँ पे 2015 में जनवरी में एक थी न्यू हायरिंग। मैं चेक कर लेता हूँ इसको, तो मैं क्वार्टर 3 में 2015 में मैं अगस्त के महीने में चेक कर लेता हूँ कि मेरी न्यू हायरिंग कितनी है। तो मैं अगस्त 2015 ओपन करता हूँ और यहाँ पे मैं न्यू हायरिंग देखता हूँ कि क्या वो 11 मौजूद हैं कि नहीं। ये वाला मेरा कॉलम है न्यू हायरिंग का। इसको मैं फ़िल्टर करता हूँ और मैं येस को अगर सिलेक्ट करूँ तो आप यहाँ से काउंट कर लें, तो 11 मेरे पास जो है ना वो न्यू हायरिंग यहाँ पे मौजूद है जी। तो अब हम पहले डिस्कस करते हैं कि अगर मैंने एवरेज टेन्योर पीरियड किसी भी एम्प्लॉय का कैलकुलेट करना हो तो मुझे उसमें क्या जो है वो मुश्किल पेश आ सकती है। मैंने एक नया जो है वो पिवट टेबल यहाँ पे ओपन कर लिया है, और अगर यहाँ पे मैं ग्रुप्स जो है ना सबसे पहले ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं डेट को हटा देता हूँ, और जो मेरे पास एथनिक ग्रुप हैं मैंने यहाँ पे वो ले लिए। उसके बाद मैं यहाँ पे जेंडर को ले लेता हूँ, और देन आई विल गेट टेन्योर मंथ्स मैंने यहाँ पे ले लिए, और इसको मैं एवरेज कर देता हूँ कि एवरेज टेन्योर जो है वो कितना है एम्प्लॉयज़ का। और देन जो है अगर मैं किसी भी एम्प्लॉय का आईडी यहाँ पे अगर सर्च करूँ, एम्प्लॉय आईडी मैंने यहाँ पे जो है वो यूज़ किए, और अगर मैं यहाँ पे किसी भी एम्प्लॉय का रैंडमली अगर उनका मैं आईडी यहाँ पे लूँ, तो आपने देखा यहाँ पे मेरे पास ये एम्प्लॉई हैं ग्रुप बी में फीमेल हैं जिनका एवरेज टेन्योर जो मंथ है वो 6 मंथ्स आ रहा है। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं सपोज करें कि डेट लेता हूँ और उसको मैं कॉलम में डाल देता हूँ, तो आपने देखा कि इनका वैसे तो जो एवरेज टेन्योर मेरे पास आ रहा है जो कि फाइनल फिगर थी वो मेरे पास थी 6 की, लेकिन हर डेट के हिसाब से जो है ना वो एवरेज उसने उसको कर दिया। लाइक इस डेट में उसने 1 कर दिया है एवरेज, इधर 2 कर दिया है, मतलब वो हर डेट को एवरेज कैलकुलेट कर रहा है। और अगर आप सेकंड लास्ट फिगर में आएंगे तो उसने 13 कर दिया जी। तो डिस्कस हम करते हैं कि किस तरह आप एवरेज कैलकुलेट करेंगे। तो आप सबसे पहले अगेन मयर में जाएंगे, न्यू मयर ओपन करेंगे, और यहाँ पे मैं इसका नाम रख देता हूँ एवरेज टेन्योर। कैलकुलेट करूंगा, कैलकुलेट क्या करूंगा? एवरेज। किसका एवरेज करूंगा? टेन्योर मंथ जो होंगे उनका। टेन्योर मंथ मैंने सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद मैंने इसको क्लोज कर दिया। अब मैं कोमा लगाऊंगा तो उसके बाद मेरे पास फिल्टर ओपन हो जाएगा। फिल्टर में मैं क्या करूंगा? सबसे पहले तो मैं ऑल फिल्टर करूंगा, और ऑल फिल्टर में मैं क्या करूंगा? HR का जो डाटा होगा
यानी डेट वाला जो मेरा डाटा होगा उसको करूँगा फ़िल्टर, और उसके बाद मैं ये कंडीशन लगाऊंगा कि मेरी जो डेट है वो, पहले मैं इसको क्लोज करूंगा ब्रैकेट को, कोमा लगाऊंगा, और उसके बाद मैं एक्सेल को बोलूंगा कि जो मेरी डेट है वो मेरी इज इक्वल टू होनी चाहिए मैक्सिमम डेट के, यानी कि जिस डेट में भी मेरा डाटा आ रहा हो, जो मेरा मैक्सिमम, जो मेरा एवरेज का जो फाइनल मेरा आंसर होगा वो वाला मेरा आंसर जो है ना वो हर डेट में आना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मैक्सिमम, और उसके बाद मैं यहाँ पे अगेन जो है वो डेट वाला ऑप्शन दे दूँगा और अपनी ब्रैकेट जो है वो क्लोज करूँगा और फार्मूला चेक करूँगा तो मेरा फार्मूला ओके है। यहाँ पे मैं जैसे ही ओके करूँगा तो अब आप यहाँ पे देखेंगे तो मेरा एवरेज जो टेन्योर पीरियड है यहाँ पे आ चुका है। मैं इसको कंट्रोल 1 करूँगा, इसको नंबर का फॉर्मेट दूंगा, इसको ओके कर लूँगा। अच्छा, अब मैं चेक करता हूँ कि मेरा ये जो ऊपर वाला ये जो इश्यू था क्या ये रिजॉल्व हुआ है कि नहीं हुआ। तो मैं क्या करता हूँ, इसको इन तमाम को जो है कॉपी करता हूँ इस टेबल को, और उसके बाद मैं यहाँ पे नीचे आके इसको पेस्ट कर देता हूँ। और अब की बार मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे अगेन मैं इसकी फील्ड में जाके यहाँ से मैं तमाम चीज़ें रिमूव करके और यहाँ पे ग्रुप और जेंडर जो है ना वो ले लूँगा, ताकि मैं चेक कर सकूं कि क्या मेरी वर्किंग जो है वो वही आई है जो कि मैं लाना चाहता था। यहाँ पे एथनिक ग्रुप में ले आता हूँ, यहाँ पे मैं जेंडर ले आता हूँ, यहाँ पे मैं काउंट को हटा देता हूँ, एक्टिव एम्प्लॉयज़ को हटा देता हूँ, न्यू को हटा देता हूँ, और एवरेज मैं यहाँ पे रहने देता हूँ क्योंकि ये मुझे चाहिए। उसके बाद अगेन मैं जो एम्प्लॉय मेरा आईडी है उसको मैं यहाँ पे ले आऊँगा और उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय का मैं देखूँगा डाटा 106692 मेरा एम्प्लॉय है, तो मैं 106692 एम्प्लॉय यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो आपने देखा मेरे पास एवरेज जो टेन्योर आ रहा है वो 13 आ रहा है। अब मैं यहाँ पे अपनी डेट्स को लाता हूँ और चेक करता हूँ कि अगर मैं अपनी डेट्स को कॉलम में रखूँ तो क्या मेरा इशू जो है वो रिजॉल्व होगा कि नहीं होगा। जब मैंने यहाँ पे डेट्स को ले आया तो आपने देखा कि मेरे पास यहाँ पे जो एवरेज आ रहा है वो वाला एवरेज आ रहा है जो कि मैक्सिमम एवरेज है जी। तो नेक्स्ट हमें यहाँ पे कैलकुलेट ये करना है कि हमारे पास कितने एम्प्लॉयज़ ऐसे थे जिनको हमने टर्मिनेट किया है, और उन टर्मिनेशन में से बैड हायरिंग कितनी थी, मतलब कितनी हमारी बैड हायरिंग थी जिसकी वजह से हमने टर्मिनेट किया, और कितनी ऐसी थी जो बैड हायरिंग नहीं थी मगर किसी और वजह से जो है वो हमने उनको टर्मिनेट किया है। तो आप यहाँ पे ये कॉलम देख रहे हैं टर्मिनेशन डेट का, अगर तो ये कॉलम ब्लैंक होगा इसका मतलब है वो एम्प्लॉयज़ एक्टिव हैं। अगर यहाँ पे हमने किसी को टर्मिनेट किया होगा तो हमने टर्मिनेशन की डेट यहाँ पे मेंशन की होगी, और जहाँ पे भी टर्मिनेशन की डेट आ रही होगी इसका मतलब है वो एम्प्लॉय टर्मिनेटेड है। तो अब हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम सिंपल दोबारा अपनी उस शीट में जाते हैं, वर्किंग शीट में, और यहाँ पे जाके मैं जो है वो न्यू मेयर ओपन करूँगा। उसके बाद मैं यहाँ पे इसका अगेन इसको रीनेम कर देता हूँ और यहाँ पे मैं कह देता हूँ टर्मिनेटेड एम्प्लॉयज़। यहाँ पे मैं अगेन फार्मूला यूज़ करूँगा, मैं बोलूँगा इज इक्वल टू कैलकुलेट। अब मैंने कैलकुलेट क्या करना है, मैंने काउंट करने हैं एम्प्लॉय आईडीज़। तो मैं करता हूँ काउंट, किसको काउंट करे, एम्प्लॉय के आईडीज़ को, ब्रैकेट क्लोज करूँगा, कोमा लगाऊँगा और बोलूँगा कि आपने फ़िल्टर करना है किसको, आपने HR के डाटा को फ़िल्टर करना है, मतलब डाटा वाली शीट में से फ़िल्टर करना है, और आपने इसमें से नॉट इज ब्लैंक ढूंढना है, यानी कि आपने किस कॉलम में से आपने नॉट इज ब्लैंक करना है, टर्मिनेशन डेट वाले कॉलम में से। मैंने यहाँ पे टर्मिनेशन डेट यहाँ पे लगा दी और मैंने इसको क्लोज कर दिया। आप देखें तो मैंने ये फार्मूला यूज़ किया कि टर्मिनेशन डेट में अगर इज नॉट ब्लैंक है तो उसको काउंट करके मुझे बता दो कि वो मेरे टर्मिनेटेड एम्प्लॉयज़ होंगे। यहाँ पे मैं अपना फार्मूला चेक कर लेता हूँ तो यहाँ पे कोई इशू नहीं है, इसको मैं ओके करता हूँ। तो आप देखेंगे मेरे पास यहाँ पे टर्मिनेटेड एम्प्लॉयज़ जो है ना उनका स्टेटस आ चुका है। अच्छा, अब इसमें से बैड हायरिंग तो बहुत सिंपल है क्योंकि वो मेरे पास ऑलरेडी एक जो है वो कॉलम मौजूद है बैड हायरिंग का, यहाँ पे आ रहा है। इसको मैं सिंपल जो है चेक करूँगा तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे टर्मिनेटेड भी साथ हैं, बैड हायरिंग भी साथ है। और अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ अपने, ये देखें
अगर मैं Q3 दिसंबर में आऊँ तो मेरे पास 32 जो है वो टर्मिनेटेड एम्प्लॉयज़ हैं, लेकिन 28 जो है वो मेरे बैड हायरिंग है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक दफ़ा दिसंबर में जाके 2000 दिसंबर 2016 का मैं डाटा जो है ना वो ओपन करता हूँ। ये मैंने दिसंबर 2016 जो है वो ओपन यहाँ से कर लिया। यहाँ से मैं टर्मिनेशन डेट पे जाता हूँ और यहाँ से इसको मैं फ़िल्टर कर लेता हूँ। इसको मैं जाके ब्लैंक जो है वो रिमूव कर देता हूँ और यहाँ से मैं काउंट कर लेता हूँ कि मेरे कितने जो है वो टर्मिनेटेड हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे नीचे काउंट में 32 आ रहे हैं। अब मैं देखूंगा कि इसमें से बैड हायरिंग मेरी जो है वो कितनी है। तो मैं क्या करूँगा, 0 यहाँ से हटा देता हूँ और देखता हूँ कि बाकी जो है इनका टोटल मेरे पास कितना है। तो आपने देखा यहाँ पे 28 आ रहे हैं। तो इस तरह से जो है वो आपको ये एनालिसिस करने में आसानी होगी कि कितने ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी टर्मिनेशन आपकी बैड हायरिंग की वजह से हो रही है, किसी और रीज़न से आपने उनको टर्मिनेट जो है ना वो नहीं किया। तो इस तरह से दोस्तों आपने जो है वो डिफरेंट जो KPIs हैं वो आपने कैलकुलेट कर लेने हैं थ्रू द हेल्प ऑफ पावर पिवट। और उसके बाद अब हम डिफरेंट जो है वो यहाँ पे ग्राफ्स यूज़ करेंगे और उसके थ्रू हम अपना डैशबोर्ड जो है वो डिज़ाइन कर लेंगे। जी, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो मेरा KPI था वो था एक्टिव एम्प्लॉयज़ और न्यू हायर का जो ग्राफ था मैं वो यहाँ पे बना लेता हूँ। तो मैं उसके लिए क्या करता हूँ कि कंट्रोल प्रेस करके इसको यहाँ पे प्लस पे जैसे ही मैं लेके आऊँगा अपनी शीट को, तो मेरे पास ये जो है एक और कॉपी बन जाएगी। इसको मैं नाम दे देता हूँ एक्टिव एम्प्लॉयज़ का और यहाँ से मैं अपने सिर्फ जो है इसमें टोटल एम्प्लॉयज़ रहने दूंगा और एक्टिव एम्प्लॉयज़ रहने दूंगा। बाकी सब कुछ मैं यहाँ से हटा देता हूँ। मैंने टर्मिनेशन भी हटा दिया, एवरेज टेन्योर हटा दिया, न्यू हायरिंग हटा दिया। तो आपने देखा मेरे पास सिर्फ जो है एम्प्लॉय काउंट और एक्टिव एम्प्लॉयज़ जो है ना वो रह चुके हैं। बल्कि इसमें से एम्प्लॉय काउंट भी हटा देता हूँ, न्यू हायरिंग, और यहाँ से मुझे न्यू हायरिंग भी चाहिए तो मैंने न्यू हायरिंग जो है वो ले ली और एक्टिव एम्प्लॉयज़ मेरे पास आ गए। अब मैंने क्या किया कि यहाँ पे मैं जाऊँगा इंसर्ट में, रिकमेंडेड चार्ट में मेरे पास जो कॉलम का यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ रहा है इसको मैं चूज़ कर लूँगा। उसके बाद मैं यहाँ से ये जो मेरे फ़िल्टर्स हैं इनको मैं हाइड कर लेता हूँ, इसको भी मैं हाइड कर लेता हूँ और इसको जो है वो मैं लेके आ जाता हूँ चार्ट। एक टाइटल जो है मैं उसको यहाँ पे ऐड कर देता हूँ और उसके बाद इसको जो है मैं, ये मुझे ज़रूरत नहीं है। डाटा लेबल जो है वो भी मुझे ज़रूरत नहीं है। लेजेंड्स जो हैं वो मैं अपने टॉप पे ही रख लेता हूँ, आप इसको किसी भी साइड पे रख सकते हैं। इसको भी मैं हाइड कर देता हूँ, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ और उसके बाद मैं इसको जो इसके अंदर की ये जो लाइंस हैं ये भी हटा देता हूँ। इसका साइज़ मैं थोड़ा सा ज़रा इंक्रीज़ कर देता हूँ और यहाँ पे मैं एक और शीट बना देता हूँ जो कि मेरी डैशबोर्ड की होगी। उसके बाद यहाँ से मैं व्यू में जाकर इसकी ग्रिड लाइन को रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे पूरी शीट का जो कलर है ये ब्लैक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ से मैं इसको कट करता हूँ अपने इस ग्राफ को और यहाँ पे ला के इसको पेस्ट कर देता हूँ। अच्छा, अब इसको आप इसका साइज़ थोड़ा सा ज़रा डिक्रीज़ कर दें। अच्छा, मुझे जो है वो इसका यहाँ से मैं इसकी बार सिलेक्ट करूँगा, यहाँ से इसको मैं रिमूव कर देता हूँ और यहाँ से मैं राइट क्लिक करके डाटा सीरीज़ पे जाता हूँ और यहाँ से मैं ये जो सीरीज़ ओवरलैप है ये 100% कर देता हूँ ताकि ये ओवरलैप हो जाए और इसको मैं कर देता हूँ गैप को 50% का। ठीक है, तो आपने देखा ये मेरे पास इस वक्त न्यू हायरिंग जो है वो मेरी ऑरेंज कलर में आ रही है और जो दूसरा मेरे पास एक्टिव एम्प्लॉयज़ हैं वो मेरे पास ब्लू कलर में जो है ना वो शो हो रहे हैं। आप जो है वो इनका कलर यहाँ से जाके डिज़ाइन से भी चेंज कर सकते हैं। मैं बल्कि एक चीज़ हम ये कर सकते हैं कि हम डिज़ाइन में जाके बल्कि फॉर्मेट में जाके इसकी जो शेप फिल है इसको नो फिल मैं कर देता हूँ और इसको मैं जो है इसका कलर मैं कर देता हूँ और यहाँ से जाके मैं इसका कलर जो है वो वाइट कर देता हूँ। इसी तरह इसका भी मैं कलर यहाँ से वाइट कर देता हूँ और जितना मेरा ये डाटा नीचे
ये भी मैं वाइट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये आपके पास, और आपने इसकी आउटलाइन अगर रिमूव करनी है तो आप क्या करेंगे, फॉर्मेट में जाके शेप फिल में, शेप आउटलाइन में जाके इसको नो आउटलाइन कर दें। ठीक है, तो ये आपके पास एक इस तरह का अट्रैक्टिव सा चार्ट आ जाएगा जिसमें आपके पास ईयर वाइज, क्वार्टर वाइज, मंथ वाइज जो है वो न्यू हायरिंग और एक्टिव एम्प्लॉयज़ का स्टेटस आ रहा होगा। और यहाँ से अगर आप इसको नेगेटिव साइन को क्लिक करेंगे तो आपके पास मंथ ख़त्म हो जाएंगे, क्वार्टर वाइज आ जाएगा, और अगर इसको भी ख़त्म कर देंगे तो फिर आपके पास सिर्फ ईयर वाइज स्टेटस जो है वो शो हो जाएगा। जी, तो अब हम डिस्कस करेंगे कि मैं कैसे एथनिक ग्रुप और जेंडर वाइज फुल टाइम और पार्ट टाइम एम्प्लॉयज़ का स्टेटस जो है वो विजुलाइज करूंगा। तो मैं अगेन क्या करूंगा कि इस टैब को कंट्रोल का साइन, कंट्रोल की प्रेस करके इसको जो ये पॉजिटिव वाली न्यू शीट है इसके ऊपर जो है ना वो कर्सर जाके छोड़ूंगा। तो ये मेरी नई शीट बन जाएगी। इसको मैं नाम दे देता हूँ ग्रुप वाइज स्टेटस। ठीक है, तो यहाँ से मैं एथनिक ग्रुप सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से मैं जेंडर सिलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ से मैं फुल टाइम और पार्ट टाइम का स्टेटस कॉलम में लेके चला जाऊँगा, और यहाँ से मैं इसको ग्रैंड टोटल को जो है रिमूव कर देता हूँ। और अगेन मैं इंसर्ट में जाके रिकमेंडेड चार्ट्स में आके इसको जैसे ही ओपन करूँगा तो आपने देखा मेरे पास वही स्टेटस यहाँ पे आ चुका है। अच्छा, अब अगर आप यहाँ से अगेन मैं वही प्रैक्टिस करूँगा कि मैं पहले इनको हाइड कर दूँगा, जितने भी मेरे फिल्टर्स हैं जो मेरे काम के नहीं हैं। अगर आप समझते हैं कि आपको रखना चाहिए तो आप इसको ज़रूर रखिए। कंट्रोल Z करूँगा और इसको मैं हाइड कर दूँगा, और यहाँ से मैं ग्रिड लाइन जो है इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ, और चार्ट का टाइटल जो है वो मैं अबव चार्ट पे ले जाता हूँ, और जो लेजेंड्स हैं इनको भी मैं अबव टॉप पे ही रहने देता हूँ। यहाँ से मैं इसको टॉप से लेके चला जाता हूँ राइट साइड पे ताकि मेरे पास स्पेस जो है वो अवेलेबल हो जाए, और यहाँ से मैं अपने चार्ट का साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, और ये जो मेरे एक्सिस हैं इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ, और इसका नाम मैं रख देता हूँ ग्रुप वाइज स्टेटस। ठीक है, और इसको मैं जो है अगेन क्या करता हूँ कि इसको कंट्रोल C करता हूँ या कंट्रोल X करूँगा, और अपनी डैशबोर्ड वाली शीट में जाके कंट्रोल V कर देता हूँ। यहाँ से मैं इसको डिलीट करता हूँ, और इसको मैं थोड़ा सा इसका साइज़ एडजस्ट करके, आप इसके अगेन इसको सिलेक्ट करके इनके कलर्स जो है वो अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। यहाँ कलर्स में जाएं तो आपके पास डिफरेंट जो है वो कलर स्कीम्स अवेलेबल हैं, आप उसको मैनुअली भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं फॉर द टाइम बीइंग जो है यही कलर जो है वो लेता हूँ। उसके बाद मैं अगेन क्या करूँगा, फॉर्मेट में जाऊँगा और शेप फिल में जाके नो फिल कर दूँगा। और अच्छा सॉरी, आपने इसको कंट्रोल Z करते हैं हम, और आपने इस चार्ट को सिलेक्ट करना है। मैंने बार्स को सिलेक्ट करके नो फिल कर दिया था, यहाँ पे आपने नो फिल करना है, और उसके बाद आपने शेप आउटलाइन में भी नो आउटलाइन कर देनी है। अगेन आप इसको सिलेक्ट करके कलर जो है वो इसका टेक्स्ट का वाइट कर दीजिए, और इसका भी कलर मैं वाइट कर देता हूँ, और इनका कलर भी मैं वाइट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये आपके पास एक और चार्ट जो है ना वो आ चुका है, जो कि बेसिकली ग्रुप वाइज आपके पास स्टेटस है। अगर मैं इसको नेगेटिव वाला साइन करूँगा तो ये जो है आपको सिर्फ टोटल स्टेटस बताएगा, उसमें मेल फीमेल नहीं बताएगा। और अगर मैं पॉजिटिव का साइन लेके आऊँगा तो वो आपको मेल फीमेल के स्टेटस में भी ब्रेकअप जो है वो दे देगा। तो इस तरह से जो है वो आप अपना, इसको मैं दोबारा सिलेक्ट करके इसका साइज़ भी थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। ठीक है, तो उसके बाद ये मेरे पास ये दूसरा चार्ट आ चुका है। उसके पास अच्छा एक और चीज़ का यहाँ पे हमें ख्याल रखना होगा कि हमें अभी टॉप पे भी अपने बार्स जो है ना वो बनाने हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे इतनी स्पेस मुझे आई गेस काफ़ी होगी, और मैंने इसको ये वाली जो मेरी फार्मूला बार है इसको भी मैंने अभी ख़त्म करना है। तो मेरे पास स्पेस जो है ना वो काफ़ी आई होप कि आ जाएगी। आपने देखा ये फार्मूला बार मेरे पास ख़त्म हो जाएगा, तो ऊपर मेरे पास अभी स्पेस जो है ना वो मौजूद है। और अगर मैं इसको थोड़ा सा और एडजस्ट कर दूं,
और इसको भी मैं यहाँ पे ले जाता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि हम किस तरह से जो है वो अपनी सेपरेशन का जो है वो चार्ट बना सकते हैं कि उसमें कितना मैंने बैड मेरी हायरिंग थी और कितनी मेरी नॉर्मल जो है ना वो मेरी टर्मिनेशन थी। तो मैं अगेन क्या करूँगा कि इस ग्रुप वाइज को लेके जाके न्यू शीट बना दूंगा और इसमें मैं स्टेटस रख देता हूँ सेपरेशन का। ठीक है, सेपरेशन में मैं अगेन क्या करूँगा कि मुझे टोटल एम्प्लॉयज़ का स्टेटस देखना है, तो मैं एथनिक ग्रुप हटा देता हूँ और जेंडर को मैं रहने देता हूँ और यहाँ से मैं एक्टिव एम्प्लॉयज़ हटा के बल्कि टर्मिनेटेड एम्प्लॉयज़ जो हैं ये मेरे यहाँ पे इनको ले आता हूँ और इसके साथ मैं अपनी जो बैड हायरिंग है मेरी उसको मैं यहाँ पे इसके साथ कैलकुलेट कर लेता हूँ। अच्छा, अब मुझे मैं ईयर वाइज भी इसको कर सकता हूँ। अगर आप जेंडर वाइज नहीं करना चाह रहे तो आप इसको जो ईयर है उसके हिसाब से भी कर सकते हैं। इट डिपेंड्स कि आप जो है इसको किस तरह से एनालाइज करना चाह रहे हैं। मैं इसको ईयर वाइज एनालाइज करना चाह रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, इसमें जाके रिकमेंडेड चार्ट मेरे पास ये है, मैं इसको बार में भी कर सकता हूँ इस तरह से। तो मेरा ख्याल है कि हम इस दफ़ा ये ट्राई कर लेते हैं कि आप इसको बार में कैसे लेके जा सकते हैं। जी, तो अब मैं इसमें चार्ट जो है ना वो अपना इंसर्ट करूँगा और मैं एनालाइज में जाके अपने पास इंसर्ट में जाके यहाँ पे रिकमेंडेड चार्ट्स में जाऊँगा, इसको मैं ओके कर देता हूँ और अगेन मैं इसको हाइड कर देता हूँ, इसको डेट को भी हाइड कर देता हूँ और वैल्यूज़ भी हाइड कर देता हूँ। इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और जो मेरी ग्रिड लाइन है इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ। जो मेरे लेजेंड्स हैं इनको मैं टॉप पे ले जाता हूँ और अपने चार्ट का जो टाइटल है वो भी मैं अबव चार्ट कर देता हूँ और इसको मैं अच्छा इसमें मैं सम ऑफ जो है यहाँ से रिप्लेस कर देता हूँ और यहाँ से मैं सिर्फ बैड हाइट्स को जो है ना बैड हाइट को रहने दूंगा। चार्ट टाइटल जो है उसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ और इसका मैं नाम रख देता हूँ टर्मिनेटेड स्टाफ ब्रेकअप। ठीक है, अच्छा इसकी मैं थोड़ी सी जो है वो फॉर्मेटिंग चेंज कर देता हूँ। लाइक यहाँ पे मैं अगर इसको फॉर्मेट डाटा सीरीज़ में जाऊँ और यहाँ पे मैं इसको ओवरलैप कर दूँ 100% से और यहाँ से मैं इसको 50% पे ले आऊँ तो आप देखेंगे कि ये मेरे पास इसका साइज़ बढ़ चुका है। यहाँ से मैं ऐड डाटा लेबल कर देता हूँ और इसको भी मैं ऐड डाटा लेबल कर देता हूँ और इसको जो है वो मैं ये डाटा लेबल जो है इंसर्ट, अगर मैं इसको डाटा लेबल पे जाऊँ और इसको मैं सॉरी डाटा टेबल पे मैं जाऊँ और इसको मैं क्या करूँगा कि मैंने ये फिगर सिलेक्ट कर ली, डाटा लेवल पे मैं गया और यहाँ पे मैं इसको इनसाइड एंड जो है ना वो सिलेक्ट करूँगा ताकि ये जिस बार से रिलेटेड है ये उसी के अंदर ही है। अभी आपने देखा ये ब्लू कलर में आ रहा है, अगर मैं इसको हटा दूंगा तो ब्लू में आ रहा है, जबकि ये बेसिकली ऑरेंज से रिलेटेड है। तो मैं इसको ऑरेंज में ही रखना चाहूँगा तो मैं इसको सेंटर में रख के और यहाँ से इसका कलर जो है वो वाइट कर देता हूँ और इसको साथ ही बोल्ड भी कर देता हूँ। तो देखा आपने यहाँ पे मेरे पास ये स्टेटस आ गया। अगेन मैं इसको जहाँ से कट करता हूँ अपने डैशबोर्ड में आता हूँ वापस, इसको कंट्रोल वी करूँगा और चूँकि मेरे पास अभी काफ़ी साइज़ जो है वो स्पेस जो है वो मेरे पास अवेलेबल है तो मैं इसको यहाँ पे एडजस्ट कर दूँगा यहाँ पे और अगेन इसको मैं उसी तरह से डिज़ाइन में जाऊँगा, फॉर्मेट में जाऊँगा, यहाँ से मैं नो फिल कर दूँगा इसकी आउटलाइन को और अब की बार मुझे जो ये डाटा है इसको भी वाइट करना पड़ेगा। ये मेरा जो टाइटल है इसको भी मुझे वाइट करना होगा और नीचे ये जो मेरे ईयर्स आ रहे हैं ये भी मैं वाइट कर देता हूँ। ठीक है, और अगेन मैं इसकी जो आउटलाइन है उसको भी यहाँ से जाके फॉर्मेट में जाके तो इसकी आउटलाइन को भी मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। जी, तो अब हम अपना चार्ट बनाएंगे रीजन वाइज एवरेज टेन्योर का। हम देखेंगे कि हमारे पास
रीजन वाइज जो टेन्योर है वो किस रीजन का ज़्यादा बेहतर है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, अगेन जो मेरी ये वाली शीट है इसको मैं कंट्रोल प्रेस करके इसकी कॉपी बना लूँगा। अब यहाँ पे ये जो ऑलरेडी मेरे पास पिवट टेबल है इसके अंदर से मैं एथनिक ग्रुप हटा देता हूँ, इसमें मैं जेंडर हटा देता हूँ और यहाँ से मैं अपने रीजन जो है इंक्लूड कर देता हूँ और इसका मैं जो है वो चार्ट बना लेता हूँ रिकमेंडेड चार्ट से और इसको मैं बार में ले आता हूँ। नेक्स्ट मैं इसको सिलेक्ट करके जो मेरा फुल टाइम है इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, फॉर्मेट डाटा सीरीज़ में जाता हूँ और यहाँ पे जाके मैं इसको 100% कर देता हूँ और इसका जो गैप है इसको 50% कर देता हूँ। नेक्स्ट मैं इसमें डाटा ऐड करूँगा तो मैं ऐड डाटा टेबल कर देता हूँ और इसमें भी मुझे डाटा ऐड करना है तो इसमें भी ऐड डाटा टेबल कर देता हूँ। अब आपने देखा कि ये ऑरेंज वाले पार्ट का जो डाटा है वो भी ब्लू में आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा कि मैं ये जो प्लस का साइन है इसमें जाऊँगा और इसमें ये जो डाटा टेबल का मेरे पास ऑप्शन आ रहा है इसमें मैं इसको इनसाइड एंड कर देता हूँ, तो वो जो रेलिवेंट पोर्शन है उसी के अंदर ही जो मेरा डाटा है वो चला जाएगा। इसको मैं जो है वो कलर इसका वाइट कर देता हूँ, फिल में जाके इसको कंट्रोल Z करता हूँ और जो नंबर्स हैं मेरे उनको सिलेक्ट करता हूँ और इनका कलर जो है वो वाइट कर देता हूँ। इसी तरह से इसको मैं बाहर ही रहने देता हूँ अपने चार्ट से इन नंबर्स को और इसको मैं हाइड कर दूँगा, इसको भी हाइड कर दूँगा। अपना जो मेरा स्टेटस है फुल टाइम पार्ट टाइम का इसको भी मैं हाइड कर दूँगा। ये जो ग्रिड लाइंस हैं इनको मैं रिमूव कर देता हूँ और यहाँ से मैं अपना चार्ट टाइटल जो है वो अबव चार्ट कर देता हूँ और जो मेरे लेजेंड्स हैं उनको मैं टॉप पे ले आता हूँ। यहाँ से मैं अपने लेजेंड्स को जो है वो राइट साइड पे ले लेता हूँ और यहाँ से मैं चार्ट टाइटल को जो है वो लेफ्ट साइड पे ला के इसको रीनेम कर देता हूँ रीजन वाइज एवरेज टेन्योर। ठीक है, इस चार्ट को जो है वो मैं यहाँ से कट करता हूँ कंट्रोल X के थ्रू और अपने डैशबोर्ड में आके इसको पेस्ट कर दूंगा और यहाँ से मैं अपने इसकी अगेन थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं हम, जैसे हमने पहले किया था कि हम फॉर्मेट में जाके इसको जो शेप फिल है उसमें नो फिल कर देंगे और जो इसका टेक्स्ट है उसको मैं अगेन टेक्स्ट में जाके वाइट कलर कर दूंगा, इसको भी मैं वाइट कलर कर देता हूं और ये जो मेरे नंबर्स आ रहे हैं चार्ट से बाहर इसको भी मैं वाइट कलर कर देता हूं। इनकी मुझे ज़रूरत नहीं है, इसको मैं हटा देता हूं और जो शेप आउटलाइन है उसको भी मैं यहां से रिमूव कर देता हूं। ये वाला जो कलर है इसको भी मैं ब्लैक कर देता हूं तो मेरा ख्याल है कि वो ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाएगा। इसको बोल्ड भी कर देता हूं और जो मेरे चार्ट का साइज़ है इसको मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देता हूं और जो मेरा पेज है पेज का साइज़ मैं थोड़ा सा रिड्यूस कर देता हूं ताकि मेरे जो चार्ट हैं वो यहाँ पे विजिबल हो जाएं। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास जो है ये 4 इस वक्त चार्ट आ चुके हैं, आप देख सकते हैं। मैंने अपना जो रीजन वाइज मेरे पास स्टेटस था एवरेज टेन्योर था, मैंने वहाँ उसका भी यहाँ पे चार्ट जो है वो बना लिया है। तो अब दोस्तों आपने जो है वो इन चार्ट्स के साथ जो है वो आप अगर स्लाइसर ऐड करेंगे तो वो स्लाइसर्स इन तमाम जो है वो चार्ट्स पे एप्लीकेबल होंगे। लाइक मैं आपको बताता हूँ कि अगर यहाँ पे मैं इसको कंट्रोल 1 करके यहाँ से स्पेस क्रिएट करता हूँ और किसी एक चार्ट पे मैं क्लिक करके एनालाइज पे जाता हूँ और यहाँ से जाके मैं इंसर्ट स्लाइसर में जाता हूँ तो सपोज करें कि मेरे पास मैं रीजन का जो है वो एक स्लाइसर अगर बना लूँ और ये मेरे पास रीजन का स्लाइसर यहाँ पे आ जाएगा और अगर मैं इसको राइट क्लिक करूँ और इसमें रिपोर्ट कनेक्शन करूँ और सबके साथ मैं इसके जो कनेक्शन है उसको इनेबल कर देता हूँ ताकि ये स्लाइसर जो है ये तमाम चार्ट के लिए एप्लीकेबल हो। अब आप देखेंगे जैसे ही मैं किसी स्लाइसर पे क्लिक करूँगा तो मेरे ये जो चारों जो चार्ट्स हैं वो उसके अकॉर्डिंगली जो है वो चेंज हो जाएंगे
और इसी तरह से आप जो स्लाइसर्स हैं वो अपने मज़ीद स्लाइसर भी ऐड कर सकते हैं। मेरी ये जो शीट है, ये जो डैशबोर्ड हमने पहले बनाया था ये वाला, इसके अंदर ये सब स्लाइसर यहाँ पे ऐड हो चुके हैं ऑलरेडी, जिसमें एज ग्रुप है, जेंडर है, एथनिक ग्रुप वगैरह है। तो नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी उसमें मैं ये डिस्कस करूँगा कि आप ये जो टॉप वाला जो पोर्शन है जिसमें ये टोटल एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं, फिर उसका मेल फीमेल में ब्रेकअप आ रहा है, इसी तरह ओवरली जो है वो उनका स्टेटस ब्रेकअप आ रहा है, फुल टाइम का ब्रेकअप आ रहा है, उसके बाद जो है वो एम्प्लॉयज़ टर्नओवर जो आ रहा है कि एम्प्लॉयज़ टर्नओवर जो है वो भी मुझे पावर पिवट के थ्रू कैलकुलेट करना पड़ेगा। और इसके अलावा आप स्लाइसर्स की जो फॉर्मेटिंग है वो किस तरह से कर सकते हैं कि जैसे हेडिंग इस कलर में हो और बाकी रिमेनिंग जो है वो वाइट कलर में हो। तो ये सब कुछ जो है वो मैं नेक्स्ट अपनी वीडियो में डिस्कस करूँगा पार्ट 2 में। पार्ट 1 के लिए फ़िलहाल इतना ही होगा कि जिसमें मैंने आपको ये बता दिया कि आप ये चार्ट बना के और फिर किस तरह से इसको लिंक अप कर सकते हैं अपने स्लाइसर के साथ।